पिछली वीडियो में हम लोग सीखे कि किसी घनाभ यानी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अगर अलग अलग यानी सिर्फ लंबाई में x% की वृद्धि होती है तो आयतन में भी x% की वृद्धि होगी। आयतन में भी x% की वृद्धि होगी। अब इसमें लंबाई में सिर्फ वृद्धि की गई है, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए इसको हम 0 मानते हैं। चौड़ाई 0 और ऊंचाई 0। अगर लंबाई को हम न बढ़ाकर अगर सिर्फ चौड़ाई को x% की वृद्धि कर रहा है तो भी आयतन में x% की वृद्धि होगी। अगर ऊंचाई में x% की वृद्धि कर रहा है तो लंबाई और चौड़ाई 0 होगी और आयतन में x% की वृद्धि होगी। यानी अलग अलग एक एक इकाई में अगर x% या y% या कुछ भी प्रतिशत की वृद्धि करता है तो आयतन में उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर कमी करता है तो आयतन में उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कमी के लिए माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे। 10% कमी कह रहा है तो -10% लगाएंगे। या कब? जब तीनों में कमी होगी तब, किसी में कमी किसी में वृद्धि होगी तब। अगर तीनों में कमी हो जाती है तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, तब तो पता ही है कि भाई तीनों में कमी है तो पूरा कमी ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में 5% की कमी कर दिया, ऊंचाई में वृद्धि कर दिया, तो उस परिस्थिति में हम इसको निगेटिव मान के चलेंगे और बाकी दोनों धनात्मक रहेगा। लेकिन अलग अलग एक एक का सिर्फ देगा। अगर लंबाई में x% की वृद्धि होती है तो आयतन में x% की वृद्धि होगी। अगर ये कमी कर देता है तो आयतन में कमी हो जाएगी x% की। तो ये था पिछले वीडियो का सारांश। अब कहता है कि एक और था कि लंबाई में x%, चौड़ाई में y% और ऊंचाई में z% की वृद्धि होती है तो पूरे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका मैं सूत्र लिखा था, सूत्र बताया था। सूत्र ये था, सूत्र क्या था? x + y + z प्लस xy प्लस yz प्लस xz बटा में 100 प्लस xyz बटा में 100 का होल स्क्वायर। यही था कि यदि लंबाई में x%, चौड़ाई में y% और ऊंचाई में z% की वृद्धि होती है तो आयतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस फॉर्मूला से हम ये बताए थे कि अगर एक ही में वृद्धि किया जाए तो बाकी को हम 0 मानकर इसमें 0 भर देंगे, तो हमको अलग अलग सूत्र ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक चीज शेष रह गया था। शेष ये रह गया था कि लंबाई में x% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में y% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं कर रहा है तो z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको मान रख करके हम हल कर लेंगे। यानी x रह जाएगा प्लस y रह जाएगा, z नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। प्लस xy क्या हो जाएगा? x गुणा y प्लस yz क्या हो जाएगा? y तो y रहेगा लेकिन z का मान 0 प्लस x का मान रहेगा, z हो जाएगा 0 बटा में 100 प्लस ये तो पता चल ही गया कि ये 0 होना ही है, क्योंकि z 0 है तो बाकी ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा x प्लस y प्लस xy और ये दोनों 0 हो जाएगा तो हटा देते हैं, बटा में 100। यही हो जाएगा आयतन में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो इसमें 2 में वृद्धि कर रहा है, 1 में नहीं कर रहा है तब।
तो इसी तरह समझ लें कि जिसमें वृद्धि हो रहा है वो x प्लस वाई यहाँ रहेगा, प्लस एक्स वाई को गुणा कर देंगे बटा में 100। अब कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देता है तो लंबाई 0 मान लेंगे, और चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है, इसमें x% की वृद्धि, इसमें y% की वृद्धि, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, इसको y% ही रहने दीजिए, और ऊंचाई बराबर z% की वृद्धि। ठीक, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y प्लस z रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी वाई जेड यहाँ पर आएगा, y प्लस जेड आ जाएगा, y प्लस जेड, और तब यहाँ क्या गुणा हो जाएगा, वाई जेड बटा में 100। समझ रहे हैं, इसलिए कि ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड है तो वाई जेड, प्लस एक्स जेड है तो 0 गुणे जेड, तो वाई जेड बच जाएगा, तीसरा तो 0 होना ही है। तो यही ध्यान रखना है किस में वृद्धि हो रही है, किसको छोड़ रहा है, तो वही यहाँ पर बचेगा। अगर लंबाई में x% की वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में z% की वृद्धि और चौड़ाई को छोड़ दे रहा है, इसमें कोई वृद्धि नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो x z बचेगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा, x प्लस जेड प्लस एक्स जेड बटा में 100% की वृद्धि होगा। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन सूत्र यही है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं, अब आज की वीडियो किस चीज़ पर बनाया हूँ, अब चलते हैं इस मैटर पर। ये पिछली वीडियो का सारांश था। अब हम आते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हाँ, जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, जो पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा ये समझने में। अब हम जो चल रहे हैं घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिए हैं, अब इसमें क्या कर रहा है कि लंबाई को दुगुना कर रहा है, 2 गुना, चौड़ाई को मान लिया जाए कि 3 गुना कर दिया, और ऊंचाई को 4 गुना कर दिया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हम मान लिए कि x गुना कर दिया, इस चौड़ाई को y गुना कर दिया और ऊंचाई को z गुना कर दिया। हमको नहीं पता है कि x y z कितना गुना किया है, हम इसको एक चर राशि के रूप में मान लिए कि लंबाई को x गुना किया, चौड़ाई को y गुना किया और ऊंचाई को z गुना किया। तो अब इसको हम सूत्र कैसे तैयार करेंगे, आयतन की बात है, अगर इतना कर दिया तो आयतन कितना गुणित हो जाएगा, इसमें गुणा किया है तो आयतन गुणित होगा। अगर आयतन पहले अगर मान लिया जाए कि LBH था, तो अब का आयतन जो होगा वह दुगना होगा, यानी x गुना होगा कि XY गुना होगा कि XYZ गुना होगा, इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम लेते हैं कि लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई को हम लेते हैं H। इसमें इकाई हम नहीं दिए हैं, इकाई आप मान सकते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को सेंटीमीटर या मीटर मान सकते हैं। अब हम इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकाल लिए तो LBH होगा, समझ में आ रहा है, लंबाई होगा चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल आयतन होगा, तो LBH घन सेमी मान लेते हैं, सेमी है तो घन सेमी इसका आयतन हो गया।
अब क्या कर रहा है कि लंबाई को x गुणित कर दिया, यानी xl, x से गुणा कर दिया, दुगुना तिगुना चार गुना जो भी होगा x उतना गुणित कर दिया। चौड़ाई को y गुणित कर दिया, यानी y गुणे b, और ऊंचाई को z गुणित किया, यानी z गुणा h। ठीक है, तो अब नया आयतन क्या निकलेगा? नया आयतन बराबर x गुणे l गुणा y गुणे b गुणा z गुणा h। तो हम एल बी एच जो पहले का था उसको हम अलग रख लेंगे और एक्स वाई जेड को अलग रख लेंगे। तो एक्स वाई जेड अलग कर लिए और इसको हम एल बी एच को अलग कर दिए। समझ गए? यानी इससे अर्थ ये निकल रहा है कि जो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जितना गुणित होगा तो उन तीनों के गुणनफल के बराबर ही उसके आयतन गुणित होगा। पहले आयतन था एल बी एच, अब कितना गुणित हुआ, इसमें कितना से गुणा हुआ है? तो एक्स वाई जेड से। और एक्स वाई जेड क्या है? तो ये लंबाई का गुना है, ये चौड़ाई का गुना है और ये जेड ऊंचाई का गुना है। यानी लंबाई एक्स गुना हुआ था, चौड़ाई वाई गुना किया गया था, ऊंचाई जेड गुना किया गया था। तो इस तीनों के गुणनफल के बराबर ये आयतन गुणित हो गया। बात समझ में आया? तो यही मेन सूत्र हमारा हो गया। ठीक है, अब ये सूत्र जब हो गया तो इसकी जांच कर लेते हैं थोड़ा सा, और जांच करने के बाद हम इस पर और सूत्र कैसे तैयार करेंगे ये बता देंगे। इस सूत्र से ही हम दूसरा सूत्र तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे ये देखिए। अब मान लीजिए कि लंबाई को x गुणित किया, चौड़ाई और ऊंचाई को छोड़ दिया, तो उस वाले में आयतन में प्रतिशत वृद्धि जो हो रही थी उसमें हम 0 मान लेते थे, लेकिन इसमें 0 नहीं मानेंगे। 0 मान लेंगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसमें हम उसको उतना ही रहने देंगे b और h। सिर्फ l को अगर x गुणित कर रहा है तो इसमें x गुणा l करेंगे, बाकी ये उसी तरह रह जाएगा। तो अगर लंबाई x गुणित करता है तो ये वाई जेड नहीं रहेगा, वाई जेड नहीं रहेगा, इसको छोड़ देंगे। ये नहीं कि 0 मान लेंगे, नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा इसकी कहानी ही 0 हो जाएगी। तो x गुणित होगा, अगर y चौड़ाई को y गुणित करेगा तो x जेड गायब हो जाएगा, y गुणित हो जाएगा। जेड ऊंचाई को अगर जेड गुणित करता है तो एक्स वाई खत्म हो जाएगा, जेड गुणित हो जाएगा। तो एक एक गुणित कर, यानी जितना गुणित होगा उतना ही गुणित आयतन हो जाएगा। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। लंबाई को 3 गुना करने पर आयतन कितना गुणित होगा? तो चलिए पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर 5 गुणा 4 गुणा 2, यानी 5 चौका 20 दूना 40 घन सेमी। ये हो गया। अब सिर्फ लंबाई को 3 गुना किया है, यानी कि अब लंबाई क्या हो जाएगी? तो 3 गुणा 5, 3 गुणित कर दिया है ना, तो 3 गुणा 5 होगा सेमी। तो नया आयतन क्या हो जाएगा? नया आयतन बराबर अब 3 गुना 5 लेंगे, यानी कि 5 था और 3 गुणित कर दिया यानी 15 हो जाएगा। इसको हम 15 ले लेते हैं, लिख देते हैं, लेकिन हम इसको 3 नहीं लिखेंगे आपको समझाने के लिए। 3 गुना 5 गुना चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई वही रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे। तो 3 गुना, ये गुणित था अंक इसलिए इसको अलग रख दिए, और 5 4 2 जो पहले का था इसको हम वैसे ही पहले की तरह गुना कर दिए। तो जितना 40 आया था उतना तो आ गया, लेकिन अब ये कितना गुणित हुआ है? तो 3 गुणित हुआ है। 3 गुणित हुआ क्यों? इसलिए कि लंबाई को 3 गुणित किया गया था।
तो आयतन भी 3 गुणित हो गया। बात समझ में आ गया। अब अगर मान लिया जाए कि लंबाई को 3 गुणित कर दिया, अगर चौड़ाई को 2 गुणित कर देता तो क्या होता? तो देखिए, अगर अब हम बदल देते हैं यहाँ से, लंबाई को 3 गुना, चौड़ा इसमें जोड़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। चौड़ाई 2 गुना बढ़ा दिया, लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 2 गुना करने पर आयतन कितना गुणित होगा? तो अब लंबाई तो 15 हो गया और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2 गुना 4। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई है 3 गुना 5, चौड़ाई हो गया 2 गुना 4 और ऊंचाई 2 रहेगा। तो जितना गुणित हुआ है इसको हम अलग कर लेते हैं। 3 गुणा 2 अलग कर लिए, अब 5 गुणे 4 गुणे 2 अलग रख लिए, तो 3 दूना 6 और ये 40 आएगा। तो 40 तो पहले जैसा आ गया, लेकिन इसमें गुणित कितना हुआ? 6। और ये 6 कहाँ से आया? तो ये 3 गुना इसका और 2 गुना इसका, 3 दूना 6 गुना हो गया। तो अब समझ में आ गई बात कि जितना गुणित होगा उतना ही आयतन गुणित हो जाएगा। अब चलिए हम अगले सवाल पर। तो शुरू में हम क्या निकाले थे कि यदि घन की लंबाई को x गुना, चौड़ाई को y गुना और ऊंचाई को z गुना करते हैं तो आयतन कितना गुणित होता था? x y z गुणित होता था। यही हमारा मेन सूत्र था, घन सेमी। इसका मतलब था कि लंबाई को x गुणित किया गया था, चौड़ाई को y गुणित और ऊंचाई को z गुणित किया गया, तो आयतन x y z गुना LBH यानी कि x y z गुणित हो जाएगा। अब यदि हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अगर हम x गुणित करते, अब अलग अलग नहीं, लंबाई को भी दुगुना कर दिए, चौड़ाई को भी दुगुना, ऊंचाई को भी दुगुना, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 3 गुना कर दिए, यानी x हम कुछ भी अंक ले सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ये आयतन कितना गुणित होगा? तो यहाँ पर x y z जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का है, ये तीनों क्या है? बराबर है, यानी x बराबर y बराबर z बराबर क्या है? x है। ठीक है, यानी कि लंबाई में भी x गुणित हुआ, चौड़ाई में भी x गुणित और ऊंचाई में भी x गुणित। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा x और गुणा LBH, यानी कि x क्यू गुणा LBH। तो यानी आयतन कितना हो गया? x पावर 3 गुणित। तो समझ गए, यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को x गुणित किया जाता है तो आयतन x पावर 3 इसके पावर में 3 गुणित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। लंबाई अगर 5 है, चौड़ाई अगर 4 है, ऊंचाई 2 है, तो आयतन इसका कितना आया था? 40। ठीक है, अगर इसको हम 3 गुणित कर देते हैं, यानी लंबाई को भी 3 गुणित कर देंगे, तो आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2, सबको 3 गुणित करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3 और 5 4 2 को 40 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? 3 गुना 3 9 9 3 27, यानी 3 के पावर 3 गुना 40, यानी 3 पावर 3 यानी x पावर 3 गुणित हो जाएगा। तो जितना गुणित होगा वही इसमें गुणित होगा। अब ये भी समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीज रह गया कि लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई को x गुणित चौड़ाई को y गुणित और z को ऊंचाई को z गुणित किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को x गुणित किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये अब बताने जा रहा हूं। तो आइए हम लेंगे सवाल कि लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई बराबर h है तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होगा LBH। अब हम इसको लंबाई को x गुणित चौड़ाई को y गुणित और ऊंचाई को z गुणित करते हैं तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, XYZ गुणा LBH। LBH अब क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि निकालिए, XYZ LBH माइनस LBH। तो LBH कॉमन हो जाएगा तो XYZ माइनस 1 गुणे LBH। समझ गए। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर तो वृद्धि गुना 100 बटा में पहले वाला आयतन, ये कट जाएगा यानी XYZ माइनस 1 गुणा 100%, यही होगा सूत्र। यानी कि अगर लंबाई को x गुणित किया जाता है, चौड़ाई को y गुणित किया जाता है और ऊंचाई को z गुणित किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो XYZ माइनस 1 गुना 100%, ये सूत्र हो गया मेन सूत्र। अब इस सूत्र पर हम नया सूत्र तैयार कर लेंगे, यानी कि सिर्फ लंबाई को ही x गुणित किया जाए, चौड़ाई और ऊंचाई को छोड़ दिया जाए, या चौड़ाई को ही y गुणित किया जाए, लंबाई ऊंचाई छोड़ दिया जाए, या ऊंचाई को ही z गुणित किया जाए, लंबाई चौड़ाई को छोड़ दिया जाए, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को x गुणित किया जाए, x गुणित किया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी देखते हैं। तो आइए लंबाई को x गुणित, चौड़ाई को y गुणित और ऊंचाई को z गुणित किया गया तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर आया सूत्र इतना। ठीक है, अब इससे हम नया सूत्र निकालते हैं। अब परिस्थिति 1, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में अगर हम एक ही वृद्धि करते हैं, इसको लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर x गुणित करते हैं, x गुणित करते हैं तो क्या हो जाएगा, x गुना x माइनस 1 गुना 100%, यानी x क्यू माइनस 1
गुना 100% इसका आंसर होगा। तो ये सूत्र नया निकल गया। यानी इसी सूत्र से हम ये सूत्र बना लिए कि अगर लंबाई में भी x गुणित, चौड़ाई को भी x गुणित और ऊंचाई को भी x गुणित किया जाएगा तो x y z की जगह पर क्या आ जाएगा, x गुना x यानी x⁻3 - 1 गुना 100%। ये हो गया सूत्र। परिस्थिति नंबर 2, परिस्थिति नंबर 2, यदि x यानी लंबाई को अगर x गुणित किया जाता है, x गुणित किया जाएगा तो y और z हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x-1 गुना 100%। ठीक। इसी तरह अगर दूसरा का a हो गया, ये b नंबर, लंबाई को x गुणित किया, चौड़ाई को y गुणित किया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो लंबाई चौड़ाई रह जाएगा, z हट जाएगा, यानी xy-1 गुना 100%। समझ में आ रहा है ना। इसी सूत्र से हम सब बनाएंगे। और नंबर सी आ जाएगा कि लंबाई को गायब कर दिया और सिर्फ चौड़ाई को y गुणित किया और ऊंचाई को z गुणित किया, तो x हट जाएगा, बच जाएगा y(z-1 गुना 100%। इतना आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। ये था x y लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में x y z गुणित किया जाता है, उसका सूत्र। अब हम चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। देखिए, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में x% की वृद्धि की जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो 100 + x/100 का होल स्क्वायर -1 गुना 100%। यही होगा इसका सूत्र। अब इसका अलग अलग अगर हम करते हैं, लंबाई में x%, चौड़ाई में y%, ऊंचाई में z%, तो उसका सूत्र बहुत लंबा होगा, जो कि एग्जाम में आने की संभावना उसका नहीं है। अगर चाहते हैं कि उसका सूत्र मैं दे दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र तो मैं लिख दूंगा, सूत्र लिख दूंगा, लेकिन इतना लंबा होगा कि वो याद ही नहीं होगा। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेकर के कुछ सवाल हल करते हैं तो और समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर हम देखिए, कोई भी मान ले लीजिए, लंबाई को अगर मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर ले लिए, चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर ले लिए, ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर ले लिए, तो इसको लेने के बाद आप अपने से भी हल कर सकते हैं। अब इसको गुणित करिए, आयतन तो पहले निकाल लेंगे ना आप, आयतन तो गुणित हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 10 × 50 50 दूना 100 हो गया, घन सेमी। ठीक है, घन सेमी। अब इसको गुणित करना है तो गुणित कीजिए, अगर प्रतिशत वृद्धि करना है तो प्रतिशत वृद्धि कीजिए। तो अब इसमें कह रहा है कि अनुपात भी होता है, ऐसी बात नहीं है, अनुपात भी निकालना पड़ता है, तो इसका तो ये हो जाएगा। अब इसमें पूछ देगा कि पहले वाले घनाभ का आयतन और प्रतिशत वृद्धि करने पर आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो आयतन हो गया पहला। अगर मान लीजिए कि लंबाई में 10% की वृद्धि और कर दिया, लंबाई में 10% की वृद्धि और कर दिया, लंबाई 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया और ऊंचाई को छोड़ दिया, ऊंचाई को छोड़ दिया, तो क्या करेंगे हम? तो कह रहा है कि आयतन निकालिए, ऐसे आयतन, दोनों के आयतन का अनुपात। तो ये ध्यान रखना है कि पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन,
ये पूछ रहा है कि दूसरे का आयतन बटा पहले का आयतन पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो पहले का आयतन तो हो जाएगा 100, ठीक है, पहले का आयतन 100 है, लेकिन दूसरे का आयतन अब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला मत खोजिए, ये फॉर्मूला तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 10 गुना एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला भी हो जाएगा और नहीं भी हो सकता है, दोनों परिस्थिति में आप बना सकते हैं। 10 गुना 110 बटा 100 और गुना 5 गुना 120 बटा 100 और गुना में 2, ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी 100 बटा में 11 गुने 12, यही बचा। इसमें 2 छक्का 12, 2 50 100, यानी कि 50 बटा 66, यही हो जाएगा अनुपात, 50:66। तो इसका अगर फार्मूला लिखना चाहें, अगर तीनों में वृद्धि होती है तो, अगर तीनों में वृद्धि न होकर के 2 ही में होती है तो इसका अलग अलग फार्मूला भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये फार्मूला हो जाएगा आपका पहले का आयतन, देखिए लिख देता हूँ शॉर्टकट में, पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन, माने पहले जो वृद्धि के पहले का आयतन तो उसका हो जाएगा, और दूसरे का आयतन मतलब वृद्धि के बाद का आयतन, तो अनुपात हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटा में, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस x गुणे 100 प्लस y गुणे 100 प्लस z। अगर तीनों में समान वृद्धि होती है तो x यानी कि 10 10 10, अगर तीनों में 10% की वृद्धि होती है तो 10 यहाँ पर भी होगा, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। अगर 2 में वृद्धि होती है तो एक्स वाई को 10 और 10 लिखिए और जेड को छोड़ दीजिए, यहाँ 100 ही रह जाएगा। तो ये मेन फार्मूला इसी पर है, इसी पर आप बैठा सकते हैं कि कितनी वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती है, जहाँ भी हम बताए हैं अभी तक, अगर उसमें कमी होती है तो माइनस करके चलेंगे, और वृद्धि होती है तो प्लस करके चलेंगे। अगर पूरा गणना करेंगे, अगर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब कमी हो रही है। अगर दूसरे की, अगर पहले पूछे पहले की बाद में, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। अगर दूसरा आयतन बटा पहले का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, 100 प्लस x 100 प्लस y और 100 प्लस z। जल्दबाजी में इसलिए रहते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल में आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, कारण यही है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाता है और एडिट भी नहीं कर पाता हूँ।